हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होता है और कितनी तरीके की पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, कितने टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो भी सब आपने पढ़े हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूँ यहाँ पे। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप: Partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. यहाँ पे कहा गया है कि पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें बेसिक मोटिव होता है प्रॉफिट शेयर करना। हो सकता है कि बिजनेस एक ही पार्टनर संभाले, या फिर ये भी हो सकता है कि सारे पार्टनर्स मिलके भी बिजनेस करें। ये सब लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में। तो ये थी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पहला है टू और मोर पर्सन्स। तो कम से कम दो लोग होना चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कुछ भी नहीं कहता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होना चाहिए, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट 2030 ये कहता है कि किसी भी बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। तो आज की तारीख में जो रूल अप्लाई होता है पार्टनरशिप फर्म में, यानी कम से कम दो लोग होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो सकते हैं। सेकंड, एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप के अंदर। एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है, यानी वो लोग राइटिंग में भी पार्टनरशिप डीड बना के एग्रीमेंट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ मुंह जबानी भी हो सकता है। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। दो चीजें यहां पर कही है। एक तो कोई बिजनेस किया जाना चाहिए। बिजनेस किया जाना चाहिए मतलब कोई गुड्स या सर्विसेज को खरीदा या बेचा जाना चाहिए, और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, यानी ये सब करने के पीछे जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना होना चाहिए, ना कि कोई सर्विस देना सिर्फ। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। अगर प्रॉफिट शेयर नहीं होगा, सारा प्रॉफिट एक ही बंदा रख लेगा, तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। या फिर अगर दो रख लेंगे पांच में से, तो बचे हुए तीन पार्टनर ही नहीं रह जाएंगे। तो सारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स बंटना चाहिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो भी बिजनेस किया जा रहा है वो या तो सारे मिलके करेंगे, या उन सबके बिहाफ पर कोई एक करेगा, या एक से ज्यादा लोग भी कर सकते हैं। लास्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। बेसिकली प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, जब कोई प्रिंसिपल होता है, यानी कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई भी बिजनेस फॉर्म हो सकता है, वो किसी को अथॉरिटी देता है कि वो उसके बिहाफ पे काम कर सकता है। तो यहाँ पर उसको प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कहा जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो सारे एजेंट के तौर पर काम करते हैं फर्म के। तो अगर कोई पार्टनर कहीं पर कमिटमेंट करके आ रहा है फर्म के बिहाफ पे, तो उसको फर्म का कमिटमेंट ही माना जाएगा। ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो जरा गौर से देखिएगा। 11th क्लास में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के। 12th क्लास में हम सीखेंगे इसको पार्टनरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर पी एंड एल अकाउंट बनाते थे, और लास्ट में बैलेंस शीट बनती थी। अब यहां पर और उसमें क्या डिफरेंस आने वाला है? तो पार्टनरशिप के अंदर यहां पर दो नए अकाउंट जुड़ जाएंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक तो सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ दो नए अकाउंट बनेंगे। एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पे प्रॉफिट या लॉस का एप्रोप्रिएशन किया जाता है। एप्रोप्रिएशन करने का मतलब होता है बांटना। फिर उसके बाद एक और अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पार्टनर होता था, तो जो भी कैपिटल होती थी वो भी उसी की होती थी, और साथ ही अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा था तो वो भी उसी को मिलता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ कई सारे लोग हैं जिनकी कैपिटल्स लगी हुई हैं, उनको अलग अलग शेयर प्रॉफिट का मिलेगा, हो सकता है लॉस का मिले, या फिर उनको सैलरीज मिल सकती है, उनको कमीशन मिल सकता है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है। तो वो सब करने के लिए एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाएगा, और आखिरी में बैलेंस शीट बनाई जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। जैसा कि अभी अभी हमने देखा था पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए।
अब वो रिटर्न भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न होगा तो उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा, यानी स्टाम्प पेपर के ऊपर उसको तैयार किया जाता है। A partnership deed is a written agreement among the partners which contain the terms of agreement. It is also called articles of partnership. A partnership deed should contain the following points. तो यहाँ पे कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि जो भी पार्टनर्स होंगे उनके आपस में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिस पर वो काम करेंगे। इस पार्टनरशिप डीड को ही आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए? तो सबसे पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर्स। तो फर्म का जो नाम है, पूरा जो एड्रेस है वो होना चाहिए, साथ ही पार्टनर्स के नाम और उनके एड्रेसेस। सेकेंड पॉइंट था नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स। थर्ड है नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। फर्म क्या जो बिजनेस करने वाली है उसका नेचर कैसा होगा, यानी किस तरीके का काम करेगी, क्या वो होलसेल का काम करेगी, रिटेल का काम करेगी, कंस्ट्रक्शन का काम करेगी, या तमाम तरीके की इस तरीके की चीजें उसमें लिखी होंगी। नेक्स्ट है ड्यूरेशन इफ एनी ऑफ द पार्टनरशिप। आपको पता है पार्टनरशिप दो तरीके की होती है ड्यूरेशन के हिसाब से। एक होता है पार्टनरशिप एट विल और एक होता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जब आप पार्टनरशिप करते हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं तो वो उसमें लिखा होगा इतने समय के लिए। अगर आप पार्टनरशिप एट विल कर रहे हैं यानी कि जब पार्टनर्स चाहेंगे तब अलग हो जाएंगे, तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। बिजनेस में कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगा रहा है ये लिखा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा पार्टनर्स को ये लिखा होगा। साथ ही ड्राइंग्स करने का क्या प्रोसीजर होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करेगी फर्म ये लिखा होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स लिखा होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि अगर पार्टनर से फर्म लोन लेती है यानी लोन बाय पार्टनर, तो पार्टनर को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। साथ ही पार्टनर्स को कोई भी अगर सैलरी या कमीशन दिया जाता है तो वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अब अगर पार्टनरशिप है तो वो सारी चीजें तो यहाँ पर लिखी हुई होंगी, लेकिन इमेजिन कीजिए कोई ऐसी पार्टनरशिप है जहां पे ओरल एग्रीमेंट है, सब कुछ मुंह जबानी है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो उस सूरत में क्या होगा, उसके लिए अगला और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रूल्स एप्लीकेबल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, तो ये 5-6 रूल्स हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो भाई इक्वल प्रॉफिट दिया जाएगा सारे पार्टनर्स को, भले ही उनने कितनी भी कैपिटल लगाई हो। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर फर्म इंटरेस्ट नहीं देगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को न सैलरी दी जाएगी ना कमीशन दिया जाएगा। लास्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो वो फर्म उसको 6% पर एनम से इंटरेस्ट चुकाएगी, जो कि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। तो ये जो 5 रूल्स थे ये तो है ही। इसके अलावा एक और है, यदि कोई पार्टनर एडमिट होना चाहता है फर्म के अंदर तो बचे हुए सारे पार्टनर जो हैं वो लोग अगर तैयार होंगे तो ही उस नए पार्टनर को एडमिट किया जाएगा, नहीं तो उसको फर्म में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जब भी कोई पार्टनर फर्म में अपने पैसे लगाता है यानी कैपिटल लगाता है तो बदले में फर्म उसकी कैपिटल के ऊपर उसको कुछ इंटरेस्ट देती है या ब्याज देती है। इसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन इट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी देगी जबकि पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। If interest on capital is to be allowed as per the agreement, it should be calculated with respect to time, rate of interest and the amount of capital. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सबसे पहले कितनी कैपिटल है यानी कितना पैसा लगाया गया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कितने समय तक के लिए पैसा लगाया गया है, तो ये तीनों चीजें कैलकुलेट की जाएंगी। अब
interest on capital can be treated as either an appropriation of profit or a charge against profit. यहां पे कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दो तरीके से ट्रीट किया जाता है, या तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, उसको पी एंड एल अकाउंट में लिखा जाएगा। तो तीन पॉसिबल केसेस हैं। पहला केस है व्हेन नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो लिखा हुआ नहीं है, और अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई भी है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो अगर कुछ नहीं कहा है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी अलाउड, यानी कि फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। यहां पे याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा केस है व्हेन डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ ट्रीट एज एप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ भी है, तो अब क्या करना है? इसमें फर्दर तीन केसेस है। पहला, अगर फर्म को लॉस हो गया, तो अगर लॉस हो जाएगा तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से नहीं देगी। दूसरा है प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, तो जितना भी इंटरेस्ट है फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुकाएगा। तीसरा है आपका प्रॉफिट जो हुआ है फर्म का वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा चुकाना है, तो इस सूरत में फर्म इंटरेस्ट तो देगी लेकिन वो अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट देगी, यानी कि जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से जितना इंटरेस्ट बनता है वो चुकाएगी। और तीसरा और आखिरी केस है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो इस केस में फर्म इंटरेस्ट चुकाएगी, चाहे उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई भी कंडीशन हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस सूरत में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप पी एंड एल अकाउंट में लिखेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। चलिए जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चुकाया जाता है याद रखिएगा वो हमेशा आपकी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर चुकाया जाता है। अब वैसे तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन रहती है, बट इन केस अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन हो और क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो उसको निकालने के लिए आपको ये छोटा सा एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप याद कीजिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको अकाउंट बनाना सिखाया था, करंट अकाउंट, पार्टनर का जो करंट अकाउंट होता है। तो उसमें डेबिट साइड में जितने आइटम्स लिखे थे आपको उन सबको प्लस कर देना है और माइनस कर देना है उसमें से जितने आइटम क्रेडिट साइड में लिखे थे। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहला कैपिटल एट द एंड यानी क्लोजिंग कैपिटल। तो ये क्लोजिंग कैपिटल कहां पे लिखी रहती है? डेबिट साइड में सबसे नीचे, टू बैलेंस सीडी के नाम से, ये ले लीजिए। फिर इसमें ऐड कर दीजिएगा ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और अगर कोई लॉस हुआ है तो ये जो पहले चार आइटम है ये एक पार्टनर के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे होते हैं। इसमें से आपको माइनस करना है दो तीन आइटम है, ये आइटम सारे क्रेडिट साइड के हैं यानी जिसमें पार्टनर्स को पैसे मिल रहे हैं। एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट्स या सैलरी और कोई कमीशन। तो डेबिट साइड के सारे आइटम प्लस कर लीजिएगा, उसमें से माइनस कर दीजिएगा क्रेडिट साइड के आइटम, तो जो आपके पास फिगर आएगा यही आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रिक यहां पे यूज करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यदि कोई भी पार्टनर फर्म से पैसे निकालता है, ड्रॉइंग्स करता है, तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है, इसी को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहा जाता है। अब कोई भी फर्म जो है वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिर्फ तभी ले सकती है जबकि ऐसा पार्टनरशिप में क्लियरली मेंशन्ड हो। क्लियरली मेंशन नहीं होगा तो वो नहीं ले सकती। ठीक है, अब इसके अंदर आपको चार केसेस पढ़ने हैं। पहला, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन इन परसेंटेज। दूसरा, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन इन परसेंटेज पर एनम, राइट। तीसरा, व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स आर विथड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स। चौथा, व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर विथड्रॉन रेगुलरली। चलिए जी, पहला केस हम पढ़ते हैं। इसके अंदर जो पहला केस है आपका, ये पहला केस कहता है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन इन परसेंटेज। अच्छा, आपने जब मैथ्स पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर तो आपने इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला था
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। अब यहां पर क्योंकि हम मंथ्स में टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं और ये ईयर में था, तो इसको मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं। तो यही वो फॉर्मूला है जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय हमेशा यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पार्टनर है, वो 1 लाख रुपए की ड्रॉइंग करता है और गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है 10% है, तो आपको 1 लाख रुपए का 10% उससे लेना है। 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए। अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसने किस डेट को ड्राइंग की है, आप जो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 10% है, और जो इंटरेस्ट फर्म लेगी वो 10,000 ही होगा, चाहे उसने 6 महीने के लिए ड्राइंग की हो, चाहे उसने पूरे साल भर के लिए की हो। अगर सिर्फ परसेंटेज गिवन है, तो मतलब ये है कि आप उससे जो भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो एक अमाउंट होगा, ठीक है, उसको मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना है। 1 लाख ड्राइंग की है 10% से 10,000, 5 लाख ड्राइंग की है 50,000, भले ही किसी भी डेट को किया हो। अब दूसरा केस, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज पर एनम, तो अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको यूज करना है नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से, ठीक है। ये देखिए, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं भी गिवन है, तो आप क्या करेंगे, उसकी टोटल जो भी ड्राइंग्स है इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। तो ये वही फॉर्मूला है, एक्चुअली इसको प्रिंसिपल अमाउंट कह रहा हूं मैं, इसको रेट कह रहा हूं, इसको टाइम कह रहा हूं। तो ये हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 6/100 इंटू 12। ये फॉर्मूला है जब डेट गिवन ना हो। अगर डेट गिवन हो तो उस डेट से आपको मंथ्स गिनने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा है कि पार्टनर ने 1 लाख रुपए की ड्राइंग की है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसने वो ड्राइंग की है 1 जनवरी को। तो अगर 1 जनवरी को उसने ड्राइंग की है, यानी कितने महीने का आपको उससे इंटरेस्ट लेना है, 3 मंथ्स का, जनवरी फरवरी मार्च। तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड केस है व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स। अब अगर अलग अलग तारीखों पर अलग अलग ड्राइंग्स की गई हैं, तो इसके लिए इसी को जो है वो रैंडम ड्राइंग्स कहते हैं, रैंडम ड्राइंग्स। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड मतलब जैसे ये एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, मई में 1 मई जो डेट है उस दिन उसने 12,000 रुपए ड्रॉ किए, फिर 31 जुलाई को इतने ड्रॉ किए, 30 सितंबर को इतने ड्रॉ किए, 30 नवंबर को इतने ड्रॉ किए, 1 जनवरी को इतने ड्रॉ किए, 31 को इतने ड्रॉ किए। अब करना क्या है, आपको इंडिविजुअली एक एक को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाला आपको दिखाता हूं कि 1 मई को उसने ड्रॉइंग की है, तो 1 मई को ड्रॉइंग की है उसने 12,000 की, तो प्रिंसिपल हो गया 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 9% गिवन है, तो 9 तो हो गया आपका रेट। अब मई में उसने ड्राइंग की है, यानी कितने महीने का इंटरेस्ट लेना है उससे, 11 मंथ्स का, ये हो गया 11 अपॉन में 100 इंटू 12। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो आ रहा है 990 रुपीस। तो एक एक जो ड्राइंग है उसका इंडिविजुअली आपको कैलकुलेट करना है। ये अमाउंट हो गया, ये टाइम हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो एक एक का निकालना है अलग अलग, और इसको आप सम अप कर दीजिए, तो ये हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला मेथड था सिंपल इंटरेस्ट मेथड। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। अब इसी को प्रोडक्ट मेथड से कैसे करेंगे, आपका जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट का वो हो जाएगा यहाँ टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आपको अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना है पीरियड से। तो 12 इंटू 11 132, 6 इंटू 8 48, 9 इंटू 6 54 एंड सो ऑन। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये इनका जो टोटल आएगा इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट इस क्वेश्चन में आ रहा है 3,06,000 का। 3,06,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 9 से, मैं यहां पे लिख देता हूं 3,06,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका यहां पर 9, इंटू टाइम है आपका यहां पर 6 अपॉन में, आई एम सॉरी 1, इसके फॉर्मूले में इंटू 1/12 आता है, और अपॉन में आ जाएगा 100 इंटू
12। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है। ये आप सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा 2295, या इधर से सॉल्व कीजिए। ये मेथड कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, ये कहलाता है प्रोडक्ट मेथड। तो ये था आपका थर्ड केस। आपका जो फोर्थ केस है, वो फोर्थ केस ये है कि जब पार्टनर ड्राइंग करेगा लेकिन वो एक फिक्स डेट को करेगा और फिक्स अमाउंट की ड्राइंग करेगा। से हर मंथ की फर्स्ट को वो ड्राइंग कर रहा है, हर मंथ की लास्ट डे को ड्रॉ कर रहा है, या क्वार्टर के पहले दिन कर रहा है, क्वार्टर के लास्ट दिन कर रहा है, एंड सो ऑन। इसका जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू टी अपॉन 12। अब टोटल ड्राइंग यानी फॉर एग्जाम्पल कोई 5000 रुपीज मंथली ड्रॉ करता है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 12 मंथ्स में वो 60,000 ड्राइंग करेगा, तो ये हो गई आपकी टोटल ड्राइंग। रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, ये टी आपको निकालना पड़ेगा। ये टी निकालने का तरीका है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ये टी का फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैलकुलेट कर लीजिए। अदरवाइज आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस इस पे आते ही आते हैं। यहाँ पे गिवन है मंथली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ। अगर कोई मंथली ड्राइंग कर रहा है, मंथली ड्राइंग्स, ठीक है, तो मंथली ड्राइंग्स में यदि वो 1 तारीख को ड्राइंग करता है तो एवरेज पीरियड टी आएगा 6.5, मिडल ऑफ द मंथ कर रहा है तो वो आएगा 6, और अगर महीने की लास्ट डेट को कर रहा है तो 5.5। सिमिलरली क्वार्टरली के बारे में यहां पर गिवन है, सिमिलरली हाफ ईयरली के बारे में गिवन है। और एक और चीज यहाँ पे गिवन है, यदि कोई पार्टनर महीने साल के आखिरी 6 महीने में ड्राइंग कर रहा है तो उसका कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी तरीका वही है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म को उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। इसी को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहा जाता है, और ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यानी फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको ये इंटरेस्ट चुकाना ही होता है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पी एंड एल अकाउंट में लिखा जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। और पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है उसको अलग से ओपन किया जाता है, उसको उसके कैपिटल अकाउंट से अलग रखा जाता है। ठीक है। If a partner has given loan to the firm, he is entitled to receive interest on such loan at an agreed rate। तो पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रहा है तो उसको एग्रीड रेट, जो भी उनका फर्म का और पार्टनर के बीच में तय हुआ होगा, उतना उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि ये आपको देना ही है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। It is provided irrespective of profits and loss. It will also be provided in the absence of partnership deed at the rate of 6% per annum। अगर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में और पार्टनरशिप डीड में भी कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो 6% पर एनम इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा। अब इसमें दो एंट्रीज आपको पास करनी होती है। पहला तो आप अलाउ करते हो इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा एक्चुअली आप इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाते हो। तो पहली जो एंट्री होगी, वो जो एंट्री है दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। जैसा मैंने बताया, पार्टनर का लोन अकाउंट आप अलग से खोलोगे तो अगर आप उसको इंटरेस्ट दोगे तो उसके लोन का अमाउंट बढ़ेगा, यानी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पे 1 लाख का लोन लिया था आपने और 10% इंटरेस्ट देना था। अब जैसे ही आप उसको 1 लाख पे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट चुका दोगे, मतलब मान लोगे देना है, तो उसका अमाउंट बढ़ के 1,10,000 हो जाएगा। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी क्रेडिट हो जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। दूसरी एंट्री है फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पी एंड एल अकाउंट। अब पी एंड एल अकाउंट में सारे खर्चे डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपकी दूसरी एंट्री होगी। तो ये दो एंट्रीज आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के केस में करनी है। यहां पर एक चीज और भी है, यदि फर्म पार्टनर से उसकी प्रॉपर्टी किराए पर लेती है, यानी उसको रेंट पर दे देता है पार्टनर फर्म को, तो फर्म उसको रेंट चुकाती है। तो ये जो रेंट होता है, ये रेंट भी एक तरीके का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो उसको चुकाना ही है। तो रेंट पेड टू अ पार्टनर इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट विल ऑल्सो बी डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। इसको भी पी एंड एल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा।
हमारा अगला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी आप समझ लीजिए कि आपने पार्टनरशिप फर्म का ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है। आपके पास जो भी नेट प्रॉफिट आया होगा वो आ चुका है, या नेट लॉस जो भी होगा आ चुका है। अब करना क्या है आपको? आपको जो है उस प्रॉफिट को बांटना है पार्टनर्स में। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट को बांटा जाता है इसी को एप्रोप्रिएशन कहते हैं। तो इसके लिए पार्टनरशिप फर्म्स में एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली ये पी एंड एल अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन होता है, यानी उसी का एक एक्स्ट्रा पार्ट है जिसके अंदर अब आप बाहर के सारे खर्चे, जब आउटसाइड जो भी एक्सपेंसेस थे वो करने थे वो आपने कर लिए, आउटसाइड इनकम्स जो थी वो सब जोड़ ली। इस अकाउंट के अंदर आप सिर्फ पार्टनर्स से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं जो फर्म को करने हैं वो करेंगे, या पार्टनर से अगर कोई पैसे लेने हैं तो वो पैसे लिए जाएंगे। A profit and loss appropriation account is prepared to show the distribution of profits among the partners as per the provisions of partnership deed, or as per the provisions of Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed। यहाँ पे कहा गया है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि आप पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट बांट सकें, उनके जो भी प्रोविजंस पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए हैं। और इन केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, उनके बीच का एग्रीमेंट वर्बल है, तो जैसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, यानी कि वो जो 5-6 प्रोविजंस मैंने आपको पढ़ाए थे उस हिसाब से वो प्रॉफिट को उनमें बांटना होता है। It is an extension of profit and loss account. It is a nominal account. It records entries for interest on capital, interest on drawing, salary to partner and division of profits among the partners. तो पी एंड एल अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज पास की जाती हैं? सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड, जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लेना है, पार्टनर्स को सैलरी कितना देना है, उनमें प्रॉफिट्स कैसे बांटना है, या लॉसेस हैं तो कैसे उसको रिकवर करना है। तो ये बेसिक आइडिया है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब इससे पहले कि मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताऊं, आप एक बार इसका फॉर्मेट देख लीजिए। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आप देखेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला था पी एंड एल अकाउंट में, उसको आप लेके आते हैं इसके क्रेडिट साइड में। लिखा जाएगा बाय पी एंड एल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। ये यहां पर आ गया। आपका जो भी नेट प्रॉफिट था वो आप यहां पर लेकर आ जाइएगा। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट साइड में एक एंट्री और आती है जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो आपको याद है पी एंड एल अकाउंट में जितनी भी इनकम्स होती थी फर्म की वो हम क्रेडिट साइड में लिखते थे, और जितने एक्सपेंसेस होते थे वो डेबिट साइड में लिखते थे। सेम वही पैटर्न पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि फर्म अगर कोई इंटरेस्ट ले रही है पार्टनर्स के ड्राइंग पे, तो फर्म के लिए वो इनकम है, तो उसको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। अब डेबिट साइड में देखिए, फर्म जो खर्चा कर रही है पार्टनर्स पे, पहला फर्म उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, दूसरा उनको सैलरी या कमीशन देगी, तीसरा आपको पता है जब भी कुछ प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ पैसा फर्म अपने पास रख लेती है रिजर्व के तौर पर या रिटेन अर्निंग के तौर पे। तो कुछ पैसा अगर रिजर्व में डाल रहे हैं तो वो हो जाएगा। ये सब करने के बाद अगर आपके पास कुछ पैसे बचते हैं प्रॉफिट में से, तो वो अब आप पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो ये बेसिक आइडिया है इसका। अच्छा, कभी ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो या फिर लॉस हो जाए, तो उस सूरत में लॉस भी हो सकता है। लॉस की जो एंट्री होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड में होगी, और उसमें लिखा जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी होगा। ठीक है, तो उसकी एंट्री यहां पे की जाएगी। याद रखिएगा, पार्टनर्स को जब भी पैसे मिलेंगे तो उससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल एक लायबिलिटी है, जब भी बढ़ेगी हमेशा क्रेडिट होगी। यानी ये एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो,
या फिर उनको प्रॉफिट का शेयर मिल रहा हो। ये तीनों एंट्रीज में पार्टनर्स को पैसे मिल रहे हैं, उनकी कैपिटल बढ़ेगी, वो तीनों जगह पे क्रेडिट होंगे। लेकिन यहां पर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब होता है आप पार्टनर से पैसे ले रहे हैं। जब आप पैसे लेंगे तो उनकी कैपिटल कम होगी, और अगर कैपिटल कम होगी तो उसका अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाएगा। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो जर्नल एंट्रीज एक बार देख लीजिए आप। सबसे पहला फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो उसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो रहा है, तो प्रॉफिट जो है उसके क्रेडिट साइड में लिखाएगा। अगर इसका उल्टा होता है यानी लॉस हो रहा है, तो उस केस में जो जर्नल एंट्री होगी वो होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। यानी कि अगर लॉस हुआ तो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखना है, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसकी दो एंट्रीज होंगी यहां पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले आप पार्टनर्स को अलाउ करेंगे, यानी आप मानेंगे कि आपको उनको देना है, तो उस समय जो आपको जर्नल एंट्री करनी है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ध्यान से, जब आप कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो पार्टनर्स को पैसे मिल रहे हैं। पार्टनर्स को जब भी पैसे मिलेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी और वो हो जाएंगे क्रेडिट। तो दो एंट्रीज पास करनी है। पहली एंट्री है अलाउ करने की, जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। दूसरी जो एंट्री है फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अब वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट में से आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था फर्म अगर खर्चा कर रही है तो वो हमेशा डेबिट हो रहा है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को दे रही है तो बेसिकली फर्म खर्चा कर रही है, तो ये एंट्री पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में की जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा यहां पर। तो ये थी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इसके बाद अगर सैलरी है तो सैलरी का तरीका क्या होता है? सैलरी का वही तरीका है। सैलरी जब आप दे रहे हो तो बेसिकली सबसे पहले आपको पार्टनर को अलाउ करना पड़ेगा, यानी आपको मानना पड़ेगा कि हाँ हमको पार्टनर को सैलरी देनी है। तो जब आप अलाउ करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री ये होगी पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। जब आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो उसको पैसे मिल रहे हैं, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा हमेशा। ठीक है। अब ये जो दूसरी एंट्री है इसके भी दो पार्ट है यहाँ पर। दूसरा जो पार्ट है वो ये है, यहां पर जब आप एक्चुअली सैलरी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट। सारे खर्चे जो होते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आते हैं, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और पार्टनर की सैलरी या कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो एंट्री है ये है जब आप प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, फर्म की नजर से देखेंगे तो पैसा उसके पास से जा रहा है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। एक लाइबिलिटी है रिजर्व, जब बढ़ता है तो हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो एंट्री है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है आप पार्टनर से लेते हो। जब आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेते हो तो उससे उसकी कैपिटल कम होती है। कैपिटल कम होगी तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पहली एंट्री है जब आप चार्ज कर रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और दूसरी एंट्री है जब आप इसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा रहे हो। इस बार पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। पार्टनर को जब भी कैपिटल आप ड्राइंग लोगे, उससे ड्राइंग पे इंटरेस्ट लोगे तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। फर्म के लिए ये एक इनकम है, तो पी एंड एल
हमारा अगला टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है यदि फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय अगर कोई चीज गलत लिखा गई हो या छूट गई हो तो उसको ठीक करना। जैसे कि 11th क्लास में आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट्स कहा गया है। पास्ट एडजस्टमेंट्स में क्या होता है? इफ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ फर्म it is found that some errors or commission in accounts has occurred, then such errors or omissions are rectified in the next year by passing an adjustment entry। कह रहा है कि ये किस तरीके के एरर हैं जबकि आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर चुके हो और बाद में आपको अगले साल पता चलता है या और बाद में पता चलता है कि आपसे कुछ गलती हो गई थी। तो ऐसे में आप उसको करेक्शन करने के लिए एक जर्नल एंट्री बनाते हो। तो बेसिकली आपका जो आंसर होता है वो तो एक जर्नल एंट्री है, लेकिन उस जर्नल एंट्री को करने के लिए आपको एक वर्किंग नोट तैयार करना पड़ता है। तो वर्किंग नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे लिखा है a statement is prepared to ascertain the net effect of such errors or omissions on partners capital और current account। तो ये करने के लिए आपको जो है एक यहाँ पर स्टेटमेंट तैयार करना होगा जिसके अंदर आप सारे करेक्शंस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको जितने भी पार्टनर्स हैं एक तरफ पर्टिकुलर लिख लीजिए और दो तीन जितने चार पार्टनर्स हैं सबके नाम लिख लीजिए। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर एक ए है और एक बी है। मैंने दो अलग अलग कॉलम बनाए हैं। ए में जो एक्चुअली होना चाहिए था मुझे वो लिखना है। एक्चुअली जो होना चाहिए था का मतलब क्या है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आप भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, एक्चुअली किसको कितना देना है। दूसरा, अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देनी थी और आपसे छूट गई थी या गलत फिगर आपने भर दिया था, तो जो सही फिगर था उसको लिख लीजिए। एक्चुअल प्रॉफिट्स, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद एक्चुअली पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो यहां पे लिख लीजिए। अब इनका आपको टोटल करना है, तो ये आपका टोटल आएगा यहां पर इस जगह पर। ए का टोटल यहां आ गया, बी का यहां आ गया, सी का यहां आ गया। तो ये ऊपर वाला जो कॉलम है इसके अंदर एक्चुअली जो होना चाहिए था आपको वो लिखना है, जबकि नीचे वाला जो कॉलम कॉलम बी है इसमें आपसे जो गलतियां हो गई थी आपको वो लिखना है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने नहीं दिया था या ज्यादा रेट पर दे दिया था या दे दिया था, जो भी है, तो वो करेक्शन आपको यहां पर लिखना है कि आपने क्या किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर आपने दे दिया था या नहीं दिया था, जो भी है उसके फिगर्स लिखने हैं। प्रॉफिट जो आपने गलती से बांट दिया था पर नहीं बांटना चाहिए था, जो बांटा था वो लिखना है। इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल ऑफ बी हो गया, ये इसका टोटल हो गया, ये तीनों पार्टनर्स के मैंने टोटल निकाल लिया। ठीक है। तो ये वो एंट्रीज हैं जो वास्तव में होनी चाहिए थी और ये वो एंट्रीज हैं जो गलती से हो गई थी। अब आप जो ए का टोटल आ रहा है और उसमें से माइनस कर दीजिए बी के टोटल को, तो यहां पर आपके पास कोई एक फिगर आएगा जो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50,000 रुपए आ रहे हैं और यहाँ पर इसका टोटल 60,000 रुपए आ रहा है। ठीक है। तो अगर आप निकालोगे तो ये माइनस का 10,000 आ जाएगा। तो जो भी आखिरी में फिगर आएगा वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो आपको इन तीनों के पार्टनर्स के फिगर निकालने हैं, प्लस या माइनस वो जो भी होंगे। अब जब आप ये कर लेते हैं तो इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको प्लस और माइनस का मतलब समझना पड़ेगा। प्लस इंडिकेट्स अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि आपका आंसर प्लस में आ रहा है, ए में से बी माइनस करने के बाद आपका आंसर यदि प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको उस पार्टनर को पैसे देने हैं और देने हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। जिस भी पार्टनर का आंसर प्लस में आ रहा है उसको पैसे मिलेंगे और वो क्रेडिट साइड में लिखाएगा। सिमिलरली वो पार्टनर जिसका आंसर माइनस में आ रहा है, उसका माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पार्टनर डेबिट होगा, उससे आपको पैसे लेने हैं। और एक चीज याद रखिएगा, प्लस और माइनस का टोटल हमेशा इक्वल आएगा, यानी जितना प्लस का होगा उतना ही माइनस का होगा। इसकी जर्नल एंट्री जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो पार्टनर माइनस में आ रहा था वो यहां पर डेबिट हो जाएगा और जो प्लस में आ रहा था वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है।
लिखा है ड्यूरिंग पास्ट एडजस्टमेंट्स इट इज नॉट कंपल्सरी दैट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आर अफेक्टेड। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर की कैपिटल कम या ज्यादा हो। कोई ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जिसमें बावजूद सारी गलतियां होने के अमाउंट ठीक ठीक उसको मिल गया हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो। More than one partner's capital account may be debited or credited, but amount of debit or credit should be always equal। कह रहा है कि एक ही बार में कई सारे पार्टनर्स प्लस के भी हो सकते हैं, कई सारे माइनस के भी हो सकते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये रूल है कि जो भी डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट है, यानी जो भी प्लस का अमाउंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा माइनस के अमाउंट के। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कभी कभी फर्म या पार्टनर्स मिलके किसी एक पार्टनर को गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट देते हैं, यानी कि अगर उसको उससे कम प्रॉफिट हुआ तो बचा हुआ जो उसका शेयर है वो या तो फर्म उसको देगी या पार्टनर कोई एक देगा या सारे पार्टनर मिलके देंगे। कई सारे केसेस हो सकते हैं, पर जिस पार्टनर को गारंटी दी जा रही है उसको मिनिमम उतना प्रॉफिट दिया ही जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। ठीक है। Guarantee is an assurance given to the partner of the firm that at least a fixed amount shall be given to him or her irrespective of his her actual share in the profit of the firm। तो ये एक ऐसा एश्योरेंस है, गारंटी एक ऐसा एश्योरेंस है जो किसी फर्म में एक पार्टनर को दिया जाता है कि चाहे उसका प्रॉफिट या लॉस कितना भी हो, यदि उसको जितने की गारंटी दी गई है उससे कम प्रॉफिट आ रहा है तो उसको उसको जितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा बनता है उसको दिया जाएगा। If actual share in profits is less than the guaranteed amount, in that case the deficit amount shall be borne either by the firm or by any partner as the case may be or as may have been decided by agreement। यहाँ पे कहा गया है कि यदि उसका प्रॉफिट जितनी की उसको गारंटी दी है उससे कम होता है तो या तो फर्म उसको पेमेंट करेगी या फिर दूसरे पार्टनर्स करेंगे या जो भी उनका एग्रीमेंट होगा। Guarantee to a partner is given for minimum share in profit। If the actual share in profit is more than the minimum share in profit, then the actual profit shall be allowed to the partner। अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी है कि मिनिमम हम आपको प्रॉफिट देंगे, लेकिन उसका एक्चुअल शेयर मिनिमम गारंटी से ज्यादा हो जाता है तो उसको उसका एक्चुअल शेयर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पार्टनर को गारंटी दी गई है कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट हम देंगे। अब उस साल जब हमने एक्चुअली प्रॉफिट शेयर किया, नॉर्मली जो रेशो है उसमें, तो उस पार्टनर को 1,20,000 रुपए मिल रहे हैं, तो इस सूरत में उस पार्टनर को 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। केस 1, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। अब अगर फर्म गारंटी लेगी तो प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा? जब फर्म गारंटी लेगी तो सबसे पहले जिसको गारंटी दी गई है सबसे पहले उसको प्रॉफिट शेयर दिया जाएगा और उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स में बांटा जाएगा। केस 2 है व्हेन गारंटी इज गिवन बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स टू अनदर पार्टनर। अगर फर्म ने गारंटी नहीं दी है, किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है या एक से ज्यादा पार्टनर्स ने गारंटी दी है, तो सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट एज पर एक्चुअल जो था वो सब में बांटा जाएगा। और यदि जिसको गारंटी दी है उसका प्रॉफिट कम आ रहा है तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसके प्रॉफिट में से प्रॉफिट निकाल के और उस पार्टनर को दे दिया जाएगा जिसको गारंटी दी गई है। तो ये इसका प्रोसीजर है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा।